आ गया पेन। चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक अपने यूजीसी नेट जारे पेपर 1 के लिए। तो एक बार क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक पढ़ क्या-क्या लिया। तो हमने सबसे पहले समझा था अपनी क्लास 1 में यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट जारे पेपर 1 का सिलेबस। सिलेबस के साथ ही हमने और क्या-क्या समझ लिया था? सिलेबस के साथ ही हम लोग समझ चुके थे थोड़ी-सी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने समझ लिए थे। क्या-क्या पढ़ लिया है? हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिए हैं, मेथड्स आज हम अच्छा मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं अभी ना, मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं अभी, लेवल्स हम पढ़ चुके हैं, मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं और अलग से जो मॉडल्स थे वो सब पढ़ चुके हैं, कुछ विशेषताएँ पढ़ चुके हैं और इम्पोर्टेंट कुछ जो भी टर्म्स होती हैं शिक्षण की, टीचिंग की, वो सब के सब हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्नों से? कुछ नहीं होगा, यूजीसी नेट जारे पास करेंगे यार। तो आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं, बता दिया करें, कमेंट किया करें। कमेंट हर क्लास में करना है, सबको करना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लास आना है, लाइक करना है वीडियोज़ को और साथ में कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट करने से होगा क्या, मुझे ये पता चल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कुछ चीज़ें फिर निकल कर आती हैं। साथ ही कमेंट करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो थोड़ा हाँ, चलो बच्चे लोग क्लासेस देख रहे हैं। ये नहीं कहूँगा यार, आप तो दोस्त हो मेरे, निश्चिंत रहिए, दोस्त लोग क्लास देख रहे हैं मेरी। तो पुनः तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ भी रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में, क्लियर? तो जल्दी-जल्दी कवर करते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अब एग्ज़ाम में बचे हैं आपके पास सिर्फ 60 डेज़ अगर एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, तो क्लासेस आपके लिए प्रतिदिन मैं 2 क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? कुछ बच्चों का मैसेज आया था कोर्स कब तक कंप्लीट कर देखिए हमने क्या लक्ष्य रखा था कि हम इस कोर्स को अक्टूबर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यही लक्ष्य रखा था हमने, परंतु क्या हुआ, बीच में मेरी एक सर्जरी हुई थी। सबको पता होगा जो पुराने बच्चे होंगे, मेरे पैर की एक छोटी-सी सर्जरी जिसकी वज़ह से हमने काफ़ी सारा टाइम है ना, वो हमारा बर्बाद हो चुका और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक हम सिर्फ़ 5 यूनिट भी कंप्लीट नहीं कर यानी कि बहुत जल्द 2 से 3 दिन में हमारी 5 यूनिट 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 यूनिट हमारी अभी रनिंग में है, टोटल हमको करना है 9 यूनिट। एक हमारी यूनिट होती है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में कुछ नहीं है, 2 लेक्चर लेके समझा दूँगा और भी तरीके से कैसे वहाँ से हमको सभी 5 के 5 प्रश्न सही करना है। मैथ लगभग आधा हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आधा हो चुका है, लगभग कुछ और क्लासेस लगेंगी अभी इसमें, ठीक है? तो कंप्लीट करेंगे जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, कारवां बड़ा है तो चलता रहेगा, इसको पूरा भी कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा आप सब लोग। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, राधेश पाठशाला को अपना प्यार देते रहिए और हम मिलके अपने-अपने सपनों को अवश्य पूरा करेंगे, आप ये निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना? हताश मत होना, समय कम बचा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अभी स्टार्ट किया होगा तैयारी। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अपने इस राधेश पाठशाला को अपने सभी परिचित दोस्तों को, अपने जानने-पहचानने वालों को, जो ऐसे विद्यार्थी मैं कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ ये नहीं चाहता हूँ कि राधेश पाठशाला ग्रो करेगा, वो तो राधेश पाठशाला तो ग्रो करेगा, आज नहीं करेगा, 2 साल बाद करेगा। पर ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चे उठा लेंगे, जो दिसंबर देना चाहते हैं बेचारे, किसी बच्चे के पास तो नोट्स भी नहीं होंगे सही से। तो उनको तो क्लासेस मिल रही हैं, वो भी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं। अभी यही क्लासेस आप जाके किसी संस्थान में जाके लोगे ना, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लिए जाते हैं इन क्लासों के। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे बच्चों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, उसी परिस्थिति, उसी माहौल से निकल कर आया हूँ। तो मैंने वो सब कुछ सहा है, देखा है, झेला है, लड़ा हूँ, संघर्ष किया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ तैयारी करने के लिए। तो बहुत सारा माहौल में रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने समझी है। तो मेरे पास कई सालों का जो अनुभव है ना, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो जो ठोकरें खाई हैं, उन सब से जो सीख मिली है, वो सब कुछ आपको देना चाहता हूँ मैं। क्लियर? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। वो बस कहते हैं कि अंततः कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ नहीं होता, हर व्यक्ति स्वार्थ होता है। बिल्कुल मेरा स्वार्थ है, मैं आप लोगों के बीच आना चाहता हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा एक व्यक्तिगत स्वार्थ है ये वाला। हाँ, ये स्वार्थ इस हर व्यक्ति स्वार्थी रहता है। तो कुल मिला के लब-ओ-लुआब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ें और सिर्फ़ स्टूडेंट नहीं मानता, आप सब मेरे साथी हैं, मेरे इस राधेश पाठशाला परिवार के सदस्य हैं। हम सब साथ मिलकर राधेश पाठशाला को भी ग्रो करेंगे और अपने-अपने सपनों को भी पूरा करने की पुरज़ोर मेहनत करेंगे। तो बढ़ते हैं फिर अब आज की हम क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग के मेथड्स, शिक्षण की विधियाँ क्या-क्या होती हैं।
देखो मेथड्स को आप अगर देखना चाहें, क्या होते हैं विधियाँ क्या-क्या होती हैं? इस पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँगा मैं। हम जो भी आज तक पढ़ते मैं मैक्सिमम सभी 21 साल से ऊपर के देख रहे होंगे ये क्लासेस। कुछ हाउसवाइफ भी हैं, जो क्लासेस देख रही हैं हमारी, कुछ एजेड भी हैं, जो गृहस्थ जीवन में हैं, व्यवसायी भी हैं, जो काम भी कर रहे हैं, साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारे जन्म से लेकर जब हमको ये बोध होता है कि चीज़ों की समझ बन तब से लेके आज तक हम लोगों ने एक को बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अनुभव किया होगा, उसका एक्सपीरियंस किया होगा। उन सभी एक्सपीरियंस को आज हम जो पढ़ेंगे वो सब उनको शब्दों में परिभाषित कर दिया गया है। इसलिए बच बचपन में आपकी दादी ने, आपके दादाजी ने, आपकी नानी ने, आपके मामा ने, किसी भी बड़े व्यक्ति ने आपको वो चीज़ें बताई होंगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपके शिक्षक ने बताई होंगी, प्रथम गुरु आपकी माता ने बताई होंगी। माता-पिता हमारे प्रथम गुरु कहलाते हैं। माता को कहा गया माता प्रथम गुरु होती है। तो उन्हीं सबको पढ़ेंगे, बस क्या होगा उसकी टर्म बदल जाएगी। जैसे हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, मैंने कहा था कम्युनिकेशन में हम वो पढ़ेंगे जो सब हमारे चारों ओर हमारे सराउंडेड जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। बट होता क्या है, टर्म में चेंज कर दिया जाता है, शब्दावली बना ली जाती है उसकी। तो वही शब्दावली जब कठिन होती है तो प्रश्न में पूछी जाती है और प्रश्न गलत कर हिंदी माध्यम वाले बच्चे बहुत गलत कर आते हैं। क्यों? ऐसा लगता है ट्रांसलेट किसी मंगल ग्रह से करा लिया हो। ऐसा तो ट्रांसलेट करा के देते हैं हमको। फिर कहते हैं आप इक्वालिटी ऑफ जस्टिस की हम बात करते हैं। ऐसे होता है। वो कहते हैं कि आपके भाई जो जो आपने तय किया है, आपके हिंदी विभाग ने जो मानक तय किए तो उसी के आधार पर ट्रांसलेट करते हैं। वो भी सही कहते हैं। परंतु नॉर्मल प्रचलित में भाषा वो शब्द नहीं होते। फिर बच्चों को जटिलता होती है और फिर बच्चों के क्वेश्चन अच्छे आए हुए क्वेश्चन चले और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं फिर कह रहा हूँ आपको, रटना कम है, समझ के याद करना ज़्यादा है। याद करने वाली कुछ चीज़ें आएँगी जब हम एलएमएस वगैरह पढ़ेंगे, जब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तब। वो लास्ट में पढ़ेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, चलिए, क्लिक कर दूँ? कर दूँ? उससे पहले वीडियो लाइक कर लेना, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले क्या है शिक्षण विधियों के मुख्य क्षेत्र क्या-क्या होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए ये रीढ़ की हड्डी है आपके। नहीं, रीढ़ की हड्डी तो हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। पढ़ते हैं पहले, जो हमारा तरीका अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे, कोई अलग मेथड यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, क्या लिखा है? देखो 3 कुल मिला के चीज़ें होती हैं। एक होती है लर्नर के दृष्टिकोण से, यहाँ पे अपन स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है? एक होती है स्टूडेंट के दृष्टिकोण से, एक होती है टीचर के दृष्टिकोण से और एक होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों मिलके इसमें कार्य करते हैं। ये 3 मेथड होते हैं, ये 3 क्षेत्र होते हैं। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं 3 क्षेत्रों के आधार पर क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा ये टीचिंग मेथड्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगा, सरल से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पढ़ा मैं पहली बार रहा हूँ यूट्यूब पर, परंतु अनुभव कई सालों का है पढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, सिखाने का, तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है? मज़े-मज़े में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। एक बार नहीं समझ में आना फिर से क्लास देनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु क्या करना है, मानसिक स्थिति अपनी अच्छी बना के रखना है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे एग्ज़ाम पर, उन्हीं में से एक हमारी मनः स्थिति। अपनी मनः स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करके पढ़ना। टीचिंग मेथड में हम समझ चुके हैं ना, शायद कल की क्लास में आपने ये सारी चीज़ अच्छे से समझ ली होगी। टीचिंग में सिर्फ क्या-क्या ज़रूरी होता है। उसी प्रकार आज आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा है, ऐसा नहीं है। चलिए, क्या लिखा है? ये पढ़ते हैं भाई तो पहली है इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड। ये क्या होता है? समझ चुके हैं टीचर सेंटर्ड क्या होता है? अब इसको हम क्या करें थोड़ा हम डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है? क्या लिखा है? इस दृष्टिकोण में यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड में शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का जो कंट्रोल रहता है, किस चीज़ की बात की गई है? कंट्रोल की बात की गई है। यहाँ लिखा होगा हाँ, कंट्रोल्ड बाय द टीचर यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण किसके पास रहता है? टीचर के पास रहता है। याद कीजिए हमने जब मेमोरी लेवल्स पढ़े थे वहाँ कौन-सी लर्निंग सिस्टम था? टीचर सेंटर्ड था। क्यों? वहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास था? टीचर के पास होता था। शिक्षक ही ज्ञान का मुख्य स्रोत और प्रसारक होता था। शिक्षक ही ज्ञान का मुख्य स्रोत और प्रसारक होता था, बिल्कुल सही बात है। जबकि
विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है? पेशिव भूमिका की बात की थी हमने, सिर्फ़ श्रोता रहता है, सिर्फ़ श्रोता। जैसे प्राचीन गुरुकुल पद्धति में क्या होती थी, हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा होगा, आप लोगों ने जिन्होंने हायर एजुकेशन की क्लास देख ली है, हमने हायर एजुकेशन जब सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको गुरुकुल परंपरा बताई थी, गुरुकुल परंपरा। वहाँ हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। गुरु होते थे, वो चीज़ों को याद करवाए जाते। तो किस तरह की परंपरा हो गई है? टीचर सेंटर्ड, ठीक है? व्याख्यान पद अब अच्छा आएगा, चलिए उसको छोड़ देते हैं, अभी मैं छोड़ देता हूँ। इस प्रकार की विधियाँ पारंपरिक शिक्षा पद ये अच्छा लिखा भी हुआ है यहीं, पारंपरिक शिक्षा पद्धति से जुड़ी हुई हैं और इनमें व्याख्यान, प्रदर्शन इत्यादि प्रमुख होते हैं। उद्देश्य क्या है इनका? अधिकाधिक ज्ञान को कम समय में विद्यार्थी तक पहुँचाना। क्लियर? जैसे मैं अभी ये दे रहा हूँ, ये भी मैं टीचर सेंटर्ड ही है, परंतु मैंने उद्देश्य इसका अलग है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे फीडबैक भी दें, आप मुझे कमेंट्स भी करें, आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं, तो ये फिर टू वे कम्युनिकेशन में आ गया आपका, ठीक है? टू वे लर्निंग प्रोसेस में आ गई, कल हमने समझा था अच्छे तरीके से। अब इसकी क्या-क्या फीचर्स होते हैं? बहुत सरल भाषा में बनाए मैंने नोट्स, बहुत जटिल बनाए ही नहीं है। जहाँ जटिल लगे उनको कट मार के उसका दूसरा विकल्प निकाल लिया, ठीक है? क्या-क्या की फीचर्स हैं? नियंत्रण पूरी तरह शिक्षक के पास होता है, विद्यार्थी श्रोता की भूमिका में। अब ये मैं उसमें भी पढ़ चुका हूँ, पर यहाँ की पॉइंट्स में भी दे दिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षण कैसा रहता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है, अभी मैंने बात की इसमें, ठीक है? बड़ी कक्षाओं में उपयोगी और समय की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता में कमी आती है। हम जो पढ़ रहे हैं, ये किस तरह की पढ़ रहे हैं? व्याख्यान पद्धति लेक्चर लेक्चर मेथड से पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे लेक्चर मेथड किसमें आता है, टीचर सेंटर रहता है या लर्नर सेंटर रहता है या हाइब्रिड में आता है। इसकी विधियाँ कौन-कौन सी हैं? देखो, एक तो लेक्चर मेथड जो हम अभी चल रही है, ये टीचर सेंटर मेथड कह लीजिए इसको। फिर इसके बाद प्रदर्शन विधि, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, कथन विधि। ये सब अभी एक-एक करके पूरे पढ़ेंगे हम डिटेल से कम 15, 20, 25, 30 मेथड डाल दिए मैंने, एक भी ना छूटे। बहुत पूछे जाते हैं ना मेथड्स, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्टार्टिंग की बात करूँ, इसको दे लीजिए आप कम से कम श्रीमान जी एवं जितनी भी श्रीमतियाँ देख रही हैं। हाँ, आज से स्टार बना रहा हूँ देखो मैं, 5 स्टार, ठीक है? 5 स्टार दे लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड समझ लिया। अब आते हैं विद्यार्थी सेंटर्ड, नहीं लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? देखिए, इस लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है ना, स्टूडेंट शिक्षण क्रिया के केंद्र में, यहाँ पे सेंटर में कौन रहेगा? स्टूडेंट, लर्नर, विद्यार्थी, चाइल्ड, जो भी वर्ड आ जाए, यानी सीखने वाला जो रहेगा, वह सेंटर में रहेगा इसमें। सेंटर का मतलब ये नहीं कि आ गया हमारा पेन। सेंटर का मतलब ये नहीं कि बीच में खड़ा कर लेंगे और आस-पास टीचर खड़े हो जाएँगे, नहीं। सेंटर का मतलब होता है, जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो ज्ञान देने का जो तरीका होगा, वो विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के देना होगा, कि वह उसको समझने में कितनी आवश्यकता हो रही है। ट्रू? 1 मिनट में थोड़ा विंडो खोल लेता हूँ, सफोकेशन हो रहा है, गेट बंद है इस वजह से। मुझे ऑक्सीजन मिलती रहे वरना निपट जाऊँगा मैं। समझ आ रहा है आपको इतना? ये क्या हो गया ज़ूम? चलिए, वापस आते हैं अपन। इस दृष्टिकोण में विद्यार्थी शिक्षण केंद्रीय प्रक्रिया में केंद्र में होते हैं, केवल मार्गदर्शन या फैसिलिटेटर की भूमिका में होते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए, टीचर तो सेंटर में है, लेकिन इस प्रोसेस में जो है ना, ये रहा, टीचर्स जो होते हैं, यानी शिक्षक जो होते हैं, वो फैसिलिटेटर की भूमिका में निभाते हैं। विद्यार्थी सक्रिय रूप से बिल्कुल एक्टिवली उसमें सोचते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है? कुछ प्रयोग करते हैं और उसका कन्क्लूजन या निष्कर्ष भी निकालते हैं। यह विधियाँ आधुनिक शिक्षा की दर्शन से जुड़ी हुई है। हायर एजुकेशन में हमने एनईपी 2020 पढ़ा था। एनईपी 1986 हमने पढ़ा था। नेशनल एक्स ये भी पढ़ा था हमने, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है? ये सब चीज़ों का सार निकल के आती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी क्या-क्या की फीचर्स हैं। अच्छा, और ये भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा, आत्मनिर्भरता, चिंतनशीलता तथा समस्या समाधान क्षमता का क्या होता है?
विकास होता है। इन दिस अप्रोच द लर्नर इज एट द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्नर प्रोसेस। देखिए क्या है टीचिंग लर्नर प्रोसेस। द टीचर्स एक्ट्स ऑफ गाइड टू फैसिलिटेटर। टीचर किस भूमिका में रहेगा? गाइड या फैसिलिटेटर की भूमिका में रहेगा। लर्नर क्या करते हैं इस प्रोसेस में? एक्टिवली सोचते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ड्रॉ कंक्लूजन करते हैं। थीस मेथड आर अलाइन विथ मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी। बिल्कुल ये वर्ड याद रख लेना। कई बार ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जहां बच्चे बहुत गलत कर कर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस लगा लेते हैं, पर अगर ऐसे करोगे तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। नियंत्रण विद्यार्थियों के पास होता है। शिक्षक सिर्फ फैसिलिटेटर की गाइड की भूमिका में, फैसिलिटेटर की भूमिका में। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। शिक्षण होता है द्विदिशात्मक, टू वे कम्युनिकेशन। अभी मैंने बात की थी ना आपसे, वन वे कम्युनिकेशन में समझ चुके हैं। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, जहां फीडबैक प्रतिपुष्टि मिलती है, टू वे कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? यानी शिक्षक ने कुछ चीज दी, उधर से उन्होंने वो गेंद पकड़ी, गेंद नहीं कहूंगा, क्वेश्चन को पकड़ा, कुछ डाउट आया, उन्होंने इधर बोल दिया। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, और क्या है? रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक व एवं आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। समय अधिक लगता है और बड़ी कक्षा में लागू करना बहुत कठिन होता है। ये कुछ इसकी बात भी है। बिल्कुल इसमें समय अधिक लगेगा, लेकिन ये है, अब जैसे कि मान के चलिए बड़ी कक्षा में लागू क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं या सेमिनार भी हो, सेमिनार में तो ख़ैर एक ए ए वन वे कम्युनिकेशन रहती है। हम पढ़ेंगे अभी सेमिनार भी, और कम्युनिकेशन में पढ़ ही चुके हैं, सेमिनार वगैरह ये सारी चीज़ें। बड़ी क्लासरूम मान के चलिए 200-300 बच्चे बैठे हैं। अब एक टीचर के लिए सबके डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। यही बात की गई है। विधियाँ कौन-कौन सी आती हैं? जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गए, आपके डिस्कवरी इन इंक्वायरी मेथड हो गए, अन्वेषणात्मक आविष्कार विधि, ये भी हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? अभी एक-एक करके। अभी मैं सिर्फ वो 3 जो आपके जो मेज़रमेंट है ना 3, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, एन होता है आपके पास हाइब्रिड या ब्लेंडेड मेथड, ठीक है? चलिए, तीसरा आ गया आपके पास मिश्रित या संकर विधि, हाइब्रिड या ब्लेंडेड मेथड। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि यह दृष्टि यानी कि हाइब्रिड जो मेथड होता है, शिक्षक और केंद्रित, यह क्या बात की गई? शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित दोनों पद्धतियों का संयोजन होता है। सीधी बात है, हाइब्रिड मतलब दोनों की कोई सेंटर में रखा जाएगा। ना ही पूरी तरीके से ये लर्नर सेंटर्ड होगा, ना ही पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होगा, बल्कि क्या होगा, टीचर और लर्नर्स दोनों के इक्विलेशन के साथ, दोनों की आवश्यकता और नीड्स के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें बाकी सारी की सारी हम टेक्नोलॉजीज़ या प्रयोग या विधियाँ की तरह से उसको हम ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? भारी तो नहीं लग रहा है? ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? शिक्षक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग करेंगे। शिक्षक मार्गदर्शन करता है, परंतु विद्यार्थियों को भी सक्रिय भागीदारी का अवसर इसमें मिलता है। यह आधुनिक आईसीटी और ब्लेंडेड लर्निंग तकनीकों के साथ सबसे अधिक प्रासंगिक है। इसमें पारंपरिक व्याख्यान और आधुनिक सहभागिता दोनों को क्या किया गया? संतुलित उपयोग किया गया है। ये बात अच्छे से याद रखना, आईसीटी एंड ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि संकर मेथड्स होती है हमारी, जो भी दोनों को साथ में मिलके कार्य करना। इसकी कुछ जो फीचर्स आप देखो तो और समझ में आए। अब इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है समझने वाला, आप सिंपली आप पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? मुख्य विशेषताएँ क्या है? नियंत्रण साझा होता है, बिल्कुल, शिक्षक विद्यार्थी दोनों के ऊपर कंट्रोल रहता है ये। विद्यार्थी सक्रिय भी रहती है और मार्गदर्शन पर भी निर्भर रहते हैं, ठीक है? एक्टिवली तो रहते हैं पर मार्गदर्शन पर भी डिपेंड रहते हैं। डिपेंड किस पे? क्योंकि टीचर इसमें इन्वॉल्व रहेगा। पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तरीकों से संतुलन होता है। आईसीटी टूल्स, अभी पढ़ेंगे हम, फ्लिप क्लासरूम एंड ब्लेंडेड लर्निंग भी शामिल होती है। प्रभावशीलता शिक्षक की तैयारी और तकनीक संसाधनों पर निर्भर करती है, बिल्कुल। इसका इफेक्टनेस किस पर डिपेंड करेगा? शिक्षक की तैयारी और उसकी तकनीकी संसाधनों पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड। मेथड्स, अब कुछ-कुछ इसके मेथड्स हैं। एक होता है इसमें मिश्रित अधिगम, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग, क्लासरूम अभी हम पढ़ेंगे, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीम टीचिंग, ठीक है? ये सब के सब अब हम एक-एक करके अब जितने भी मेथड्स हैं उन सबको पढ़ लेंगे। एक मैंने चार्ट दे दिया है कंपैरिज़न वाली चीज़ बनाने के लिए, समझने के लिए। देखिए, टीचर सेंटर्ड में किसका कंट्रोल रहता है? कन टीचर सेंटर में पूरी तरह से किसका कंट्रोल रहता है? टीचर का कंट्रोल रहता है, ठीक है? विद्यार्थी सेंटर में कंट्रोल विथ द लर्नर्स के पास रहता है, परंतु टीचर किस भूमिका में रहता है? फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है।
यहाँ पे क्या होता है, दोनों का इक्वल बराबर साझेदारी रहती है। विद्यार्थियों की भूमिका अच्छा, टीचर सेंटर्ड में पैसिव यानी निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं। यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ एक्टिव बट गाइडेड। एक्टिव तो रहते हैं बट साथ में मार्गदर्शन के लिए भी वो टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? चलिए, बात करते हैं कम्युनिकेशन। तो भैया इसमें रहता है वन वे कम्युनिकेशन होता है टीचर सेंटर्ड में। लेकिन लर्नर सेंटर में आ जाओगे तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कैसा रहता है, मिश्रित कम्युनिकेशन होता है दोनों का। ठीक है? अब बात करेंगे हम ज्ञान का प्रसारण, ज्ञान का निर्माण और अनुभव होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, टीचर सेंटर में हम सिर्फ ज्ञान को क्या करते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। अब यदि आपको मुझे फीडबैक मिलेगा तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ज्ञान का निर्माण भी मिल रहा है और अनुभव भी हो रहा है। और यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं आप, जब आप हाइब्रिड में आओगे तो दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ बोथ। ठीक है? अब बात करेंगे इसके एडवांटेज क्या है। देखो, इसमें समय की बचत होती है, बड़ी कक्षा में उपयोगी होता है। क्यों? फीडबैक नहीं चाहिए, समय नहीं बचेगा। अब मुझे मान के चलिए, मुझे जब कभी क्लास रिकॉर्ड करना होता है तो मैं सीधे समझा-समझा के रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। लेकिन यदि मैं लाइव हूँ आपके पास, मेरे सामने 100 बच्चे, 200 बच्चे, अब तो हम 400 लर्नर्स का परिवार हो चुके हैं हम। कांग्रेचुलेशन आप सबको भी और मेरे लिए भी। बहुत आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया, बधाई आप सबको कि हमारा जो राधेश पाठशाला परिवार है, आज लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये 400 लर्नर्स का हमारा परिवार बन चुका है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये ऐसे ही हमारा परिवार और फलता-फूलता रहे। ठीक है? आप लोग भी दुआएँ करना, दुआओं में मुझे याद रखना, भूल मत जाना ज़ेआरएफ निकलने के बाद। चलिए, और क्या एडवांटेज है, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंता का विकास होता है। बिल्कुल, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। लचीला और प्रभावी दृष्टिकोण, फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव अप्रोच। सीमाएँ क्या-क्या है? क्रिएटिविटी कम विकसित होती है, यानी क्रिएटिविटी रिमेन लेस डेवलपमेंट। किस चीज़ में क्रिएटिविटी कम होती है? वह लर्निंग सिस्टम जहाँ टीचर सेंटर्ड होता है। आप लोगों को वॉइस ज़्यादा दिक्कत तो नहीं कर रही बाहर से? विंडो बंद कर लेता हूँ नहीं तो, है ना? पक्षियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर की बात है। अ, क्लास हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे, देख लेंगे। और क्या बात हो रही है यहाँ पे? रचनात्मकता की बात हो गई, लेकिन जब लर्नर सेंटर्ड में आते हैं, तो समय अधिक लगता है सर। बड़ी कक्षाओं में कठिन होता है, टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट लार्जर ग्रुप में। ठीक है? शिक्षक की तैयारी और संसाधनों पर निर्भर, बिल्कुल। शिक्षक की तैयारी और संसाधनों पर ही निर्भर करेगा आपका जो हाइब्रिड है, कि वह मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिए मैंने आपको सबके। ठीक है? वही का वही पूरा का पूरा निचोड़ किया गया। अभी हमने जो पढ़े हैं, 2-3 स्लाइड्स पढ़ी हैं हमने। चलिए नेक्स्ट। अब हम आगे करके टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। पहला कौन-सा मेथड है? टीचिंग मेथड क्या होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियाँ वह वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके होते हैं। ये शब्द याद कर लिया करो, ये बहुत पूछा जाता है। हमने कल बात की थी ना, शिक्षण क्या है? पूछा गया है ये प्रश्न में। शिक्षण कला भी है और शिक्षण विज्ञान भी है। ठीक है? क्यों है? ये कल की क्लास में मैं समझा चुका हूँ। देखो, शिक्षण विधियाँ वे वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को संचालित करता है। इन विधियों का चयन विषय वस्तु, विद्यार्थियों के स्तर, कक्षा की परिस्थिति तथा उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी केवल ज्ञान ना अर्जित करे, बल्कि उसे समझ, प्रयोग और आलोचनात्मक दृष्टिकोण उसका विकसित कर सके। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, सिंपल सी चीज़ें, समझने वाली कुछ नहीं है, ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखो, टीचिंग मेथड आर द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वाज थ्रू व्हिच ए टीचर ऑर्गनाइज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। The selection of method depend on factors such as subject matter, learners, labor, classroom environment and instruction objectives. इन सब पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। The prime aim is not only knowledge acquisition but also understanding application and development of critical thinking among learners। बिला 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 ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, बता देना, है ना? कुछ भी दिक्कत हो तो बता दिया करना, कभी कभी मैं स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है मेरी, है ना? चलिए, पहला हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। अब इसमें कुछ पढ़
के अंतर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला है आपका टीचर्स, हमने जो 3 पढ़े ना, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड। उसके अंतर्गत पहला हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। देखो अब ये क्या होता है सर? लेक्चर मेथड में शिक्षक मौखिक रूप से विषय प्रस्तुत करता है। जैसे अभी मैं तो यहाँ पे देखो पीपीटी भी ले रहा हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। टाइम कम लगेगा, मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखता, आपको लिखवाता तो टाइम कितना लगता है? जो हम 8, 10, 15, 20 क्लास में 1 यूनिट करते हैं, उसको हम 30-40 उसको दो डबल कर लीजिए, इतना समय लगता है उसको, नोट कराने में। फिर और मेरा समय बचता है कि ना मुझे पीपीटी बनाना पड़ता, ना मुझे आपको नोट्स देना पड़ता, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको हैंड टू हैंड लिखा। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते मुझसे और मैं आपको पढ़ा रहा होता, 99% मैं आपको लिखवाता चीज़ें। मैं अभी भी लिखवाता आपको, परंतु क्या समय का अभाव है ना अपने पास। मेरी वो सर्जरी इतना टाइम खा गई ना मेरा, 2-3 महीने उसमें बर्बाद हुए सर्जरी में, पर मैंने फिर भी आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं है मैंने आपको पढ़ाया है, बस बीच में जब सर्जरी हुई थी उस दौरान, इससे पहले वो 2 महीने तक मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए बात करते हैं आगे। व्याख्यान विधि में शिक्षक मौखिक रूप से विषय प्रस्तुत करता है और शिक्षा विद्यार्थी क्या करता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। वही गुरुकुल पद्धति आ गई आपकी पहली, लेक्चर मेथड जैसे हमारे सेमिनार होते हैं, आप कहीं भी जाते हो कोई प्रवचन देते हैं ना, बस वैसा टाइप का है। इसमें क्या होता है, लेकिन यहाँ उस तरह के ज्ञान की बात नहीं कर रही, शिक्षण की बात चल रही है, ठीक है? बड़ी कक्षाओं और कम समय में अधिक जानकारी देने के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बहुत कम होती है और क्रिएटिविटी डेवलप्ड नहीं हो पाती, यानी कि रचनात्मकता का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट आती है आपके पास प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या कहता है भाई साहब? प्रदर्शन विधि कहती है कि शिक्षक किसी प्रक्रिया, प्रयोग या गतिविधि को करके दिखाता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके कोई सा भी दिखाता है और विद्यार्थी देखकर सीखते हैं। जैसे कि वह विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा में बहुत अधिक प्रभावी है, क्योंकि विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव इसमें कुछ कहेंगे एक्सपेरिमेंटल, ये इसमें लिखा भी होगा, हम इसको देख लेते हैं इंग्लिश वाला पढ़ के, इसमें और आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस मेथड द टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड ए प्रोसेस एक्सपेरिमेंट और एक्टिवली विल स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड लर्न। लाइव एक्सपेरिमेंट करके हम सिखाएंगे, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन, मैथ में बहुत सारी चीजें होती है, फिजिक्स वाली चीजें होती हैं, बायोलॉजी की चीजें होती हैं, बहुत सारे हमको एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ता है। मान के चलिए, अच्छा मैं ही देख लेता हूँ आपको, आप मेरे पास तो अभी है नहीं, मैंने पीपीटी में आपको बहुत सी जगह डायग्राम्स दिखाए होंगे, वो हमने पढ़ा था, लेबर टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, कुत्ते, बिल्ली, चिंपांजी चिंपांजी वो उचक रहा था, केला खा रहा था, ये सब चीज़ें दिखाई थी। ये क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंट करके हमने दिखा दिए। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको ची इससे क्या हुआ? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब कभी ऐसी चीज़ें आएँ, तुरंत हिंट करती है चीज़ समझने की। देखकर और पढ़कर समझने में बहुत फ़र्क होता है। अब ये चीज़ मैं आपको रटने के लिए दूँगा ना, तो उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब ये आप ये लेक्चर देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरे से समझ रहे हो, मैं क्या करता हूँ बीच में सरल भाषा में इसको और तो क्या कर देता हूँ, इसका विश्लेषण कर देता हूँ। फिर इसको बाद में इसका संश्लेषण कर देता हूँ। कल पढ़ा था एनालिसिस एंड सिंथेसिस, अभी और फिर से डबल से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कथन विधि यानी कि स्टोरी टेलिंग नरेशन मेथड क्या होता है सर? शिक्षण किसी विषय को कहानी या उदाहरण के रूप में सुनाता है। सीधी लिखिए, स्टोरी टेलिंग मतलब क्या करेगा? किसी भी मेथड को जैसे मैं कभी-कभी कुछ आपको स्टोरी सुना देता हूँ, बहुत छोटी-छोटी। मैं बहुत कुछ अब तरीके होते हैं मुझे पढ़ाने के, पता है मैं पढ़ा सकता हूँ, परंतु समय के अभाव में मैं चाहता हूँ कम समय में वो अच्छा समझ लें। 2 महीने बचे हैं, वरना क्या होगा, क्लासेस की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है? लेकिन जहाँ आवश्यकता लगता है वहाँ मैं देता हूँ और हमारी इसमें कहानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप पढ़ रहे होते मुझसे हिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे होते आप, या राजनीति विज्ञान पढ़ रहे होते, तो मैं आपको इतने एग्ज़ाम्पल देता उसमें कि आपको वो पेपर इतना ईज़ी लगता है कि बहुत ईज़ी वे में समझ में आ जाता। कि उसको बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ही समझी जाती हैं, ठीक है?
दिखने लगा आपको? चलिए, माफ़ी चाहूँगा इस व्यवधान के लिए। फिर से कंटिन्यू करते हैं अपन आगे कहाँ पहुँच चुके थे, समझ लेते हैं फिर से। चलो वापस आ जाते हैं। तो चलिए, आप लोग अब सर कहते होंगे सर क्या-क्या करते रहते हैं, 2 कभी-कभी भूल जाते हैं ना लैपटॉप लगाना। यार वो याद नहीं रहता, वो ओवरचार्ज होता है तो डर लगता है कि उसकी बैटरी ना खराब हो जाए। चलिए, नहीं तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन क्लासेस बंद रहेगी, फिर बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो रिपेयरिंग के लिए डालेंगे तो दिक्कत ना आ जाए इस वजह से। क्लास पढ़ाता हूँ तो फिर तो पता है मैं भूल जाता हूँ यार। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, लिटरली बताऊँ। फिर मुझे आप मेरी मेरा जो अध्याय है बस, इसके अलावा मुझे फिर कुछ याद नहीं रहता। जैसे टीचिंग पढ़ा तो मैं टीचिंग में घुस जाता हूँ। मेरी ये बहुत गंदी आदत है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कथन मेथड, यानी कि स्टोरी टेलिंग को हम समझ रहे थे। ये क्या, देखिए शिक्षक किसी विषय को कहानी या उदाहरण के रूप में सुनाता है, जिससे क्या होता है विद्यार्थी उसको इंटरेस्टिंग वे में सुनते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए थे ना, कुछ वो स्नेक वाली स्टोरी सुनाई थी। मैंने आपको वो अपने अपने 108 कॉल सेंटर का एक एग्ज़ाम्पल दिया था स्नेक बाइट वाला। इस विधि से होता क्या है, भाषा, इतिहास और नैतिक शिक्षा में अधिक प्रभावी होती है। हमारी लैंग्वेज अच्छी होती है, अधिक प्रभावी, इन सारी भाषा वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर आता है एक पाठ्य पुस्तक विधि यानी टेक्स्ट बुक मेथड। ये क्या होता है? इस मेथड में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पाठ्य पुस्तक पर आधारित होकर शिक्षण, पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं। बचपन में हम ऐसे ही पढ़ते थे। टीचर बुक लेते थे, हमको बुक पढ़ा दी जाती थी, चलिए पढ़िए इसको अंडरलाइन कर देना, ये इसका प्रश्न है। ये वो मेथड है आपका, ठीक है? इसका लाभ ये है कि सभी विद्यार्थी समान सामग्री पढ़ते थे, लेकिन ये रोट लर्निंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी तो वही है, पाठ्य पुस्तक मेथड ही है ना, कोई अंतर है इसमें? पीपीटी को पाठ्य पुस्तक ले ली, अब ये डिजिटल वे में आ गई है हमारी, अभी हम स्क्रीन में, हम मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, किसी भी डिजिटल हम डिवाइस में देख सकते हैं। कागज़ की बचत होती है इससे, ऑब्वियसली। चलिए, नेक्स्ट आती है अनुकरण विधि यानी कि इमिटेशन मेथड क्या होता है? समझेंगे इसको भी। इमिटेशन मेथड की बात की जा रही है, विद्यार्थी शिक्षक की क्रियाओं और व्यवहार का अनुकरण करके सीखते हैं। अर्थात क्या लिखा? ये है आपके टीचर, ठीक है? ये कैसे इनको पढ़ा रहे हैं, कैसे ज्ञान दे रहे हैं, कैसे नॉलेज को ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उन सबको ये क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब नक़्ल करना होता है। नक़्ल करने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि इसको हम आलोचनात्मक वे में लेंगे। डबी ये जो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, उसके लिए शब्द होता है कुछ यूज़, तो क्या कहते हैं आई डोंट नो। अब एग्ज़ाम्पल में समझ में आया, जैसे कि विधि विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा और हस्तकला में प्रयोग होती है। अब मान के चलिए योग एक शिक्षा है ना, योग में क्या होगा? टी टीचर कोई भी आसन यानी योग की क्रिया पहले खुद करके बताएँगे। इस ये सर्वांग आसन है, ये धनुरासन है, ये सूर्य नमस्कार, इसको इस स्थिति में करना पड़ता है, पहले ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे आइए, एक पैर पीछे लीजिए। उसमें 10 आसन होते हैं, सूर्य नमस्कार के अंदर भी 10 आसन होते 6-7 आसन होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है? मकरासन वगैरह, अब पहले ये करके बताना पड़ेगा, ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसका अनुकरण करके विद्यार्थी सीखता है। उसी तरह नृत्य कला, भरतनाट्यम किसी को करना होगा, तो मूव ऐसे करना, ये पहले सिखाना पड़ेगा, हाथ को ऐसे ले जाएँगे, ऐसे ले जाएँगे। इनका अनुकरण करके जब विद्यार्थी सीखेगा, उसे कहा जाता है इमिटेशन। समझ आया? चलिए नेक्स्ट, कहाँ जाएँगे नेक्स्ट? ये रहा। अब आता है इसकी व्याख्यात्मक शिक्षण विधि यानी कि एक्सपोसिटरी टीचिंग मेथड, इसको पढ़ते हैं। इस विधि में शिक्षक विषय को क्या करते हैं? क्रमबद्ध, यानी कि सिस्टेमैटिक कह लीजिए, है ना? और स्पष्ट रूप से विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये लिखा भी होगा, सिस्टेमैटिक एंड क्लियर मैनर में, ठीक है? किस रूप में? सिस्टेमैटिक
नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो आप शॉर्ट नोट्स? या सिर्फ़ बस ऐसे ही ले व्याख्यान लेते रहते हो बैठे-बैठे? नोट्स बनाया करो, है ना? ये छोटी-छोटी की पॉइंट्स लिखा करो वहाँ पे। स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है जिसमें ये देखिए व्हाट, व्हाई एंड हाउ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्या, क्यों, कब, कैसे पर अधिक जोर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी सीधे ज्ञान प्राप्त कर सके। यह विधि डेविड ऑस्वेल ने मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग सिद्धांत से जुड़ी। अच्छा उसके एक विचारक हैं डेविड ऑस्वेल, उन्होंने एक सिद्धांत एक थ्योरी दी थी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग से जुड़ी हुई है। इसका लाभ ये है कि विद्यार्थी व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करे लेकिन इसमें उनकी सक्रियता की और खोज की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है? तो ये पढ़ लेना, समझ में आ जाए कोई। फिर एक और आता है टीचर सेंटर्ड में, जो सबसे पुराना है, चॉक एंड टॉक विधि। चॉक एंड टॉक विधि, यह सबसे पारंपरिक और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली विधि है। ये आज भी यूज़ होती है। आज हम किस पे करते हैं? डिजिटल बोर्ड पे करते हैं। मैं भी ये लिख रहा हूँ तो क्या है, पहले चॉक थी, मेरे पास आज ये डिजिटल पेन है, ठीक है? यह सबसे पारंपरिक और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है जिसमें शिक्षक क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर चॉक से लिखकर और बोलकर समझाता है। यह विधि बड़ी कक्षाओं में सस्ती, सरल, प्रभावी होती है। इसका नुकसान ये है कि विद्यार्थी केवल सुनते हैं और लिखते हैं लेकिन सहभागिता उसमें शामिल नहीं होती। अब देखो बहुत सारी जो छोटी क्लास होती है ना, छोटी क्लासों में क्या होता है, बच्चे नहीं लिख पाते। तो उन्हें क्या करते हैं, टीचर पूरा का पूरा लिखेंगे, राम, श्याम, ठीक है? राम गोइंग टू स्कूल, ये सब हम पढ़ के आए ना, अब ये बोर्ड पे लिखना पड़ेगा टीचर को, तब स्टूडेंट अपनी नोटबुक में इसको लिखेगा। ठीक है? तो ये थोड़ी-थोड़ी देखो, कोई सी भी चीज़ के आप जब आओगे ना, एडवांटेज के साथ-साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, चाहे वो कितना ही महान कार्य हो। अगर एक राज्य में अगर 100 लोग राजा का कोई एक फैसला है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे, जिन्हें उनसे आपत्ति होगी। बिल्कुल होगी। क्यों? किसी के हित सत्ते हैं तो किसी के अहित होता है। ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर? अब आते हैं हम लर्नर सेंटर्ड मेथड पे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो फिर से डिस्चार्ज हो जाए। वापस आते हैं 1 मिनट। पानी-वानी पी लीजिए 2 सेकंड आप बस, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही चल रहा है और आशा करता हूँ हम भी सही चलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा, कोई भी दिक्कत है बिल्कुल मुझे बताइए। बहुत से बच्चों के पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मैसेज कीजिए, बस आंसर मिलने में समय लग जाता है क्योंकि मैं फ्री होकर ही व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, जब मुझे समय मिलता है बीच में। जीवन मेरा इतना व्यस्त हो चुका है, कुछ मत पूछिए बस। बढ़िया है लेकिन अच्छा लगता है, बाकी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती फिर, इधर-उधर की बातें। ना फेक। चलिए, कहाँ थे हम? अ, अब हम आते हैं लर्नर सेंटर्ड पे। इसमें हम किस मेथड की बात करेंगे? जो शिक्षक जो लर्नर यानी स्टूडेंट, चाइल्ड या बच्चे के हित में बात कही जाएगी। जैसे कि एक होता है आपके पास प्रश्नोत्तर विधि जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड, अर्थात शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी की जिज्ञासा, चिंतन और तार्किक क्षमता का विकास होता है। बस ये याद रख लेना आप। ये इसको कैसे करेंगे? अब हमने इसको 3 के जितने भी मेथड हैं पढ़ रहे हैं ना हम ये, इनको में हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया और आपको ऐसे ही पढ़ना है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो डिस्कशन मेथड है ये किस विधि के अंतर्गत आता है? डिस्कशन जो मेथड है ये किस मेथड के अंतर्गत आता है? वहाँ ऑप्शन दे दिए जाएँगे, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड हाइब्रिड। अब आपको पता होना चाहिए तो आपको पता चल जाए कि ये जो डिस्कशन मेथड होता है ये लर्नर सेंटर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लर्नर की जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमको पार्टिसिपेट कराना है, ताकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच है वो सब इसमें उनकी विकसित हो जाए। चर्चा विधि यानी कि डिस्कशन में देखिए विद्यार्थी और शिक्षक किसी विषय पर विचार-विमर्श करते हैं। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण की समझ मिलती है और गहन ज्ञान विकसित होता है। यानी कि इन दिस मेथड लर्नर्स एंड टीचर एंगेज इन डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इन प्रोवाइड्स एक्सपोज टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव, विभिन्न दृष्टिकोणों पर उसमें क्या होती है, समझ विकसित, नकारात्मक समझ विकसित होगी, नेगेटिव थिंकिंग भी होती है। क्यों? बहुत सारे सिर्फ सही को सही कहना भी सही नहीं होता।
कभी-कभी सही के आलोचनात्मक वर्णन भी करना चाहिए। क्यों? अगर ये है ऐसा सही तो क्यों है? जब चर्चा होती है, जब डिस्कशन होते हैं, जब आपने कभी देखा होगा आपके जो पीयर पीयर ग्रुप से मुझे याद आया हम पढ़ने वाले हैं, पीयर ग्रुप भी एक है, मेथड है। जब आप कभी 5-6 लोग 2 लोग चर्चाएँ करते हैं, जैसे कि हम जब उस समय तैयारी करते थे, आज भी कभी भी हम लोग मिलते हैं पुराने लोग तो डिस्कशन होती है, कभी पॉलिटिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, कभी किसी सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं। अब मेरा जो ऑरा है ना वो ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। कोई नहीं करता ज़्यादा पर्सनल बातें, हँसी-मज़ाक बहुत कम होती है, बस डिस्कशन करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पे होती है। तो अब वो डिस्कशन करने से क्या हो रहा है, मान के चलिए मेरे पास कोई पॉइंट में मेरे पास उस धारणा को लेकर मेरे पास एक धारणा बनी थी कि नहीं ये ऐसा होता है। सामने वाले ने जब 2 तर्क दिए मेरे किसी मित्र ने, किसी उसने 4-5 चीज़ें मुझे ऐसी बताई तो मेरी वो धारणा टूट गई। इससे क्या हो गया, विभिन्न दृष्टिकोणों पर से यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डीपर लर्निंग गहन चर्चा हो गई उसमें। उसके हमको नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल गए, पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिल गए। इसलिए ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है और आप आपके लिए ये बहुत अच्छी मेथड है, आपको पता यदि आप स्टूडेंट हैं, इस एज में आप जब बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए मेथड होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, जहाँ प्रश्न पे फैक्ट कम, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तब इन चीज़ों की ज़रूरत और स्व में भी आप ये कर सकते हैं, सेल्फ से भी कर सकते हैं। आप खुद को अकेला रखिए, सोचिए अब आप मान के चलिए आप टीचिंग ही पढ़ रहे हैं, टीचर सेंटर्ड में अगर ये ऐसा है तो क्यों है? ये ऐसा हो सकता है। 2-3 पॉइंट आपको खुद खुद के दिमाग को यूज़ करके इसकी एक्सरसाइज़ तो कराइए आप, फिर देखिए मज़ा कैसे नहीं आता पढ़ने में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। सर ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा मेथड इसी के पढ़ेंगे हम लर्निंग सेंटर। देखो विद्यार्थी किसी वास्तविक जीवन समस्या का समूह में कार्य करते हैं और समाधान निकालते हैं। इस प्रक्रिया में वह ज्ञान के साथ-साथ सहयोग, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता सीखते हैं। क्या बात की गई? किसी वास्तविक जीवन समस्या पे परियोजना एक प्रोजेक्ट मेथड इसी क्या करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात हो रही है। इंग्लिश में लिखा होगा अपन नीचे देख लेते हैं ये वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बढ़िया काम कर दिया ना मैंने बाइलिंगुअल वाला। रियल लाइफ प्रॉब्लम इन ग्रुप एंड ट्राई द टू सॉल्व दिस मेथड नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज बट आल्सो डेवलप्ड कॉपरेशन यानी सहभागिता, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल यानी कि निर्णय लेने की क्षमता इससे विकसित हो जाती है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवली कार्य करता है और आप ये सारी चीज़ें उसमें सीख लेते हो। क्लियर? तो नाम याद रखना प्रोजेक्ट मेथड है उसका। मेथड का नाम अच्छे से याद रखना, सिर्फ़ ये डेफिनिशन समझने डेफिनिशन जितना भी पढ़ा लो ये सब आपको पहले से पता है। कई सालों से पढ़ते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे, समझते आ रहे होंगे, एक्सपीरियंस लेते आ रहे होंगे। बस जो मेथड के जो नाम है ना ये अच्छे से याद करना है। अब इसी का एक और अलग नाम आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, वही है जो अभी हमने पढ़ा। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है शिक्षक कोई भी प्रॉब्लम्स दे सकता है, बस अंतर यहाँ की गई है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए दी जाती है। समस्या समाधान विधि में कोई भी प्रॉब्लम शिक्षक विद्यार्थी को समस्या देते हैं, वे वैज्ञानिक तार्किक प्रक्रिया का पालन करके उसका समाधान खोजते हैं। कोई भी साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से स्टूडेंट क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? इसमें लिखा होगा, ये लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल इन साइंटिफिक स्टेप्स के माध्यम से। ये विधि आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो बढ़ेगी ना। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। चलिए, अन्वेषण या आविष्कार विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड कहते हैं इसको हम। विद्यार्थी प्रयोग, निरीक्षण और विश्लेषण करके स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह विधि सीखने को और अधिक स्थायी और अनुभवजन्य बनाती है। ये बड़े अच्छे से याद कर लेना। अर्थात दिस मेक लर्निंग परमानेंट एंड एक्सपेरिमेंशियल। ठीक है? समझ में आ गया इसको? फिर आता है एक सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। विद्यार्थी क्या करते हैं कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगात्मक। जब सहयोग की बात आ जाती है तो विद्यार्थी कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। अन्य सहयोग के माध्यम से विद्यार्थी सीख अर्थात विद्यार्थी छोटे-छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरों की मदद से सीखते रहते हैं। यह सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है वो? सहपाठी शिक्षण यानी कि पीयर टीचिंग। वही मैंने आपकी की थी पीयर लर्निंग की मैंने बात की थी। विद्यार्थी एक दूसरे को पढ़ाते हैं आपस में। इसमें टीचर नहीं है, टीचर ने कार्य दे दिया। ये पीयर ग्रुप्स होते हैं ना आपके जो मेन।
आपस में एक अब इसमें विद्यार्थी हैं, ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, पर होता क्या है, ये आप दूसरे के एक-दूसरे की गप्पे करते हैं, आज कौन-सी मूवी लगी है, वहाँ चलना है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ देखा मैंने उसको। ऐसे कार्य नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है? एक-दूसरे को पढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंस आता है और क्या होता है, कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत से टीचर का डर रहता है। ये क्या करते हैं, टीचर के डर की वजह से पूछते नहीं हैं। टीचर थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं मेरी तरह, ठीक है? बच्चा डर की वजह से पूछता नहीं, जैसे आप कुछ नहीं पूछते हो मुझसे डर की वजह से। डरते हो आप? इसलिए तो नहीं पूछते हो। तो यही वाली बात है। बचपन में सब ऐसे ही थे ना, हमारे टीचर से हमारी सबकी हालत खराब हो जाती थी। नहीं, डर की वजह से नहीं पूछ पाते थे। कुछ होते थे जो पूछ लेते थे। क्यों? क्योंकि टीचर हल्का-सा कुछ करो, सट से एक गाल पे चाटा मार के सही कर देते थे। अगली बार से हिम्मत ही नहीं, "अरे नहीं आ रहा तो भाड़ में जाने दो, कौन पढ़ेगा? अच्छा है, हाँ भई तू बता देना, तू होमवर्क तेरी कॉपी दे देना।" उससे कॉपी लेके आते थे, घर लिख के चले जाते थे। हमने ऐसा कभी नहीं किया, हमारी कॉपी दूसरे लेके जाते थे, पर हमारे साथ उल्टा होता था। पर ये बता रहा हूँ, ऐसा अनुभव है, ठीक है? देखा हुआ अनुभव कह लीजिए इसको। फ़ील तो नहीं किया पर देखा ज़रूर है। टीचर से हम डरते नहीं थे, क्योंकि हमें टीचर से कभी मार नहीं पड़ी उस मामले में। हाँ, मस्ती-वस्ती करने में कभी-कभार पड़ जाती थी, क्योंकि मस्ती बहुत करते थे बचपन में। एक ही तो चीज़ होती थी यार करने के लिए, मना करेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ाई तो अपनी जगह चलती रहती थी, पढ़ाई के लिए कभी मार नहीं खाई अपन ने। चलो नेक्स्ट आता है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले ड्रामेटाइज़ेशन। अर्थात विद्यार्थी किसी स्थिति या भूमिका का अभिनय करते हैं। यह विधि विशेषकर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड मॉरल एजुकेशन में प्रभावी होती है। भूमिका की बात किसी का भी रोल प्ले करना, निभाना और उससे चीज़ों को सीखना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके देखे होंगे प्ले वगैरह कराए जाते हैं स्कूल, क्यों कराए जाते हैं? नैतिक वैल्यू देना, ठीक है? भाषाओं की उसकी समझ विकसित करना, सामाजिक विज्ञान से सोशल इश्यू से जुड़े मुद्दे देना, नुक्कड़ नाटक वगैरह आपने देखे होंगे स्कूल में भी आपके किसी भी फंक्शंस में जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका उद्देश्य यही रहता है। ठीक है? रोल प्ले एंड ड्रामेटाइज़ेशन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखी है? प्रयोगशाला विधि, अब समझाने की आवश्यकता है क्या इसमें? लैबोरेटरी मेथड में क्या होता है? विज्ञान और गणित जैसे विषयों में विद्यार्थी प्रयोग करके सीखते हैं। इससे उन्हें सिद्धांत और व्यवहार दोनों की समझ मिलती है। बस यही बात की गई है। फिर आता है मैदानी भ्रमण, फील्ड ट्रिप, विद्यार्थियों को वास्तविक वातावरण में ले जाकर विषय का अनुभव कराना, उदाहरण संग्रहालय, कारखाना, ऐतिहासिक स्थल आदि। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? ट्रिप पर लेके जाते हैं। फील्ड ट्रिप यानी कि वास्तविक वातावरण है, यानी कि एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट में उनको लेके जाना और उनको एक एक्सपीरियंस देना, जिसकी म्यूज़ियम दिखाना, फैक्ट्री घुमाना, हिस्टोरिकल प्लेस घुमाना, किसी विलेज भी घुमाना। जैसे कि हम लोग को 1-2 बार हम लोग गाँव लेके गए थे हम लोगों को। वहाँ हम गए थे, हमसे कुछ डाटा कलेक्शन भी करवाया गया था स्कूल की तरफ से। जैसे हमने क्या किया था वहाँ पे कुछ-कुछ घरों से हमने रैंडमली ग्रुप बना दिए गए थे 4-4 5-5 बच्चों के। अब वो ग्रुप क्या करते थे हम लोग जैसे कि एक ग्रुप का लीडर मुझे बना दिया गया, दूसरे ग्रुप का लीडर किसी और का। एक लीडर के अंदर बाकी सारे और बच्चे होते थे। अब हम लोग जाते थे उस डाटा जैसे कि आपके गाँव में समस्या क्या है? क्या आपको दिक्कत आती है? सरकार की योजना आपको समय पे मिलती है कि नहीं मिलती? ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली गई थी हम, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा? अब इससे समझ विकसित हो रही है। कुछ गाँवों की समस्या हमको पता चल रही है। वहाँ किसानों की क्या समस्या है, ये हमको पता चल रही है। हाँ, शिक्षा को लेके क्या व्यवस्था है, कितने लोग वहाँ पढ़े-लिखे हैं, ठीक है, महिलाओं की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें हमको पता च कैसे? ये सब किताबों में पढ़ने में और जब रियल लाइफ में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब बहुत फ़र्क होता है। सरकार भले ही कितना ही इंडिया को आज बढ़ता हुआ दिखा ले ग्लोबल लेवल पे या बड़े लेवल पे, आप कितने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बड़े दिखा के आप कितनी बड़ी इकोनॉमी की, लेकिन आज भी गाँवों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आप सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी पार्टी को समर्थन करते, करिए आप। परंतु हमको क्या होता है, हम बड़े शहर में जब रहते हैं, इस चकाचौंध में नहीं देख पाते। लेकिन मेरे पास जो अनुभव है कई सालों का रहा है, मैं गाँव-गाँव घूमा हूँ, मैंने वहाँ परिस्थितियाँ देखी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ इससे रिलेटेड आपको ये क्यों है रियल लाइफ़ एक्सपेरिमेंट, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आंसर मैंने क्यों बोला कि आज भी हमारी स्थिति ये इतनी है गरीबी के मामले में। जब मेरे पास वहाँ 108 में जब कॉल आता था, कोई इमरजेंसी के लिए कॉल करता था, चाहे वो एक्सीडेंट हो, अचानक हार्ट अटैक आ जाओ, कुछ भी इमरजेंसी होती है, स्नेक बाइट पर। कुछ लोगों के कॉल ऐसे हैं, उनके पास अपना स्वयं का कॉल करने के लिए मोबाइल नहीं होता, जबकि कीपैड मोबाइल अब तो 400-500 रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन व्यक्तियों के पास वो भी नहीं होते। इतना स्तर आज भी हमारी गरीबी का है।
अब ये वो जो एग्ज़ाम्पल मैंने उस दिन फेस किया था, वो सामने वो व्यक्ति कॉल पे इतना गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और मैं ना इतना भावुक हो गया था वो कॉल लेने के बाद, मैं क्या करता? कैसे उसको गाड़ी भेजूँ मैं? क्यों उसके पास मोबाइल नहीं है, मेरी गाड़ी यहाँ से जाएगी एम्बुलेंस 108 की, वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगी उससे? वो जो एग्ज़ाम्पल मुझे मिला, मैं ये एग्ज़ाम्पल मेरा एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगा तो आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करोगे मेरे एग्ज़ाम्पल से। वो मैं एग्ज़ाम्पल कभी नहीं भूलने वाला लाइफ़ टाइम तक। वो मैंने फ़ील किया, वो सामने बंदा रो रहा है और मैं सिर्फ़ उससे कह रहा हूँ, आप मुझे कोई ऐसा नंबर दे दीजिए ताकि मैं एम्बुलेंस भेज दूँ आपके पास। मेरे पास भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे भेजूँगा? परंतु उस समय टेक्नोलॉज़ी नहीं थी कि आप जीपीएस के माध्यम से आप चले जाओगे। 2019 17, 18, 19 की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से मुझे ये समझ में आ गया कि क्या स्थिति है। यही बात इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये जो आपको दिख रहा है फील्ड ट्रिप। पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप रिसर्च करोगे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने पर ऐसे ही पढ़ाना आप बहुत सारे बच्चे ईएमआरएस वाले अभी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस देख रहे हैं, मुझे मैसेज आए तो मुझे पता चल गया, मुझे ईएमआरएस का कभी पता ही नहीं था होता क्या है ये? फिर मैंने पता अच्छा ये तो एग्ज़ाम होता है एकलव्य महाविद्यालय के लिए सॉरी एकलव्य स्कूल्स के लिए। तो कितने अच्छे विद्यालय हैं एकलव्य स्कूल, आपको आवासीय विद्यालय में रहना है, बच्चों को पढ़ाना है। आपको तो ये सारी चीज़ें वहाँ सीखना ही पड़ेगा उन सब के लिए। सरकार ये सब पाठ्यक्रम क्यों तय कर रहा है हमारा शिक्षा विभाग? क्यों? ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बन के जाओगे। एक अच्छे एजुकेटर बन के जाओगे वहाँ पे। तो क्या होगा? जो वो बच्चा होगा जो गाँव से, कस्बों से, इस गरीब वो जगह से निकल के आएगा। सरकारी जगह पे कौन पढ़ने आता है? वरना अमीरों के बच्चे तो बड़े-बड़े प्ले स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में वहाँ तो एक मध्यम वर्गीय बच्चा, गरीब वो बहुत आशाएँ लेकर आता है। हम यहाँ से कुछ अच्छा निकल के अच्छा पढ़ के जाएँगे, हमें अच्छे टीचर मिलेंगे। पर होता क्या है, सब कुछ आगे चलकर भ्रष्टाचार पे चले जाता है। हर बच्चा आईएएस बनने के लिए जाता है, ईमानदारी ये करेंगे। कितने परसेंट ईमानदार आईएएस होंगे इस देश में? अनुमान लगा के देखिए, कितने परसेंट होंगे? बहुत कम से कम निकलेंगे। क्यों? सब दिखावा करते हैं और बाद में सब जब ये पैसा आता है तो सबकी नीयतें बदल जाती हैं। फिर इतना सब ये समझाने का लब-ओ-लुआब यही है, आप जो मेथड पढ़ोगे ना, ये आप में भी परिवर्तन लाकर आएगा और हमारे लर्निंग सिस्टम में भी एक में परिवर्तन उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, खेल आधारित अधिगम, गेम बेस्ड लर्निंग क्या होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपने बचपन से ही देखा होगा, आपके स्कूल में खेल खिलाए जाते थे, क्यों? इससे होता क्या था? शिक्षा दी एक तो एजुकेशन मिलती है, जैसे मान के चलिए आपने कबड्डी का खेल खिलाया, आपने क्या खिलाई? कबड्डी, कैसे लेकिन कबड्डी? कबड्डी का खेल खिलाया, 2 दल बने हुए हैं, एक बीच में सीमा है, एक व्यक्ति जाएगा दूसरे में दल के उसके व्यक्ति को मार के वापस आएगा, यानी कि ये साहस वाला खेल है, कि सामने वाले के क्षेत्र में जाके उसको पराजित कर दूसरी क्या भावना है? अब इसमें मान लीजिए हो सकता है इसमें से एक पिंटू होगा, एक चिंटू होगा। चिंटू और पिंटू की कभी लड़ाई हो गई होगी, दोनों की बनती नहीं होगी, बहुत ज़्यादा। खेल की भावना से क्या होगा? आत्मीयता का विकास होगा। वो बात अलग है अभी भारत-पाकिस्तान की भी जो मैच हुआ है हमारा भारत-पाकिस्तान का भी जो मैच हुआ, तो वैसे भी इनसे क्यों मिलाएँ हाथ? क्यों आत्मीयता रखें? सही बात है, अच्छा किया। चलिए, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? विद्यार्थियों की रुचि और सक्रियता बनी रहती है, यानी कि लर्नर मोटिवेटेड एंड एक्टिव रहते हैं। लब-ओ-लुआब सबका यही निकल के आना जो लास्ट 2 लाइनें भी मैंने बताएँ। अब बात करते हैं भूमिका निर्वाहवधि, रोल प्लेइंग मेथड क्या होता है? इसमें विद्यार्थी किसी विशेष भूमिका का अभिनय करते हैं। ये विशेष रूप से अच्छा अभी ये पढ़ चुके हैं अपन ये ना, ये ये हो चुका है रोल पहले, ठीक है? पढ़ लेना आप। खोज आधारित, अन्वेषण आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पढ़ चुके हैं, अलग से डबल से लिखा गया यहाँ पे। इसमें क्या होता है विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं एवं स्वयं इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें व्यक्ति जब आप रिसर्च वाले का देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं समस्याओं का विश्लेषण करेंगे, फिर उसका कन्क्लूज़न भी खुद निकालते हैं। शिक्षक क्या करता है, एक फैसिलिटेटर की या गाइड की भूमिका में रहता है। यह विधि हमें वैज्ञानिक सोच यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देती है। चलिए, फिर आता है केस स्टडी मेथड क्या होता था? इसमें क्या होता है, वास्तविक जीवन की समस्या, परिदृश्य विद्यार्थियों को दी जाती है। विद्यार्थी विश्लेषण करते हैं और उसका समाधान खोजें। ये भी वही क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है? व्यावहारिक ज्ञान विकसित करती है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी है विकसित करती है केस स्टडी मेथड। ये रिसर्च में हम इनको ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये हम इसको रिसर्च में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है? रिसर्च हमारी जो है ना, शोध अनुसंधान वाली जो यूनिट है,
उसमें हम इसको बहुत अच्छे से चलिए, अब लास्ट बचा है हाइब्रिड ब्लेंडेड मेथड, अर्थात दोनों का मिक्स करके हम पढ़ेंगे। समझ चुके हैं, बस इसके मेथड्स के जो नाम है ना वो अलग-अलग देख लेते हैं। देखो पहला होता है कार्यक्रमित शिक्षण विधि यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या होता है सर देख लीजिए, शिक्षण सामग्री छोटे-छोटे चरणों में दी जाती है और विद्यार्थी तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। ये सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत उपयोगी होती है। पहले आपने इतना दिया, फिर आपने इतना दिया, फिर आपने इतना दिया, बच्चे की एक्टिविटी बन रही है, क्रिएटिविटी बन रही है, बच्चा इतना पढ़ के उसकी तुरंत प्रतिक्रिया देगा। ज़्यादा दे दोगे, टाइम लेगा, बोरिंग 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 भी होगा, तो इसलिए ये वाली विधि अपनाई जाती है। ठीक है? कंप्यूटर सहायती अधिगम अर्थात कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन सीएआई, ठीक है? कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल और क्विज़ से शिक्षा दी जाती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखता है। पढ़ लीजिए मल्टीमीडिया आईसीटी अर्थात ऑडियो, वीडियो, पीपीटी प्रोजेक्ट। अब देखिए पीपीटी से हम पढ़ ही रहे हैं और डिजिटल टूल्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यह आकर्षक और रोचक होती है। मज़ा आता है कि नहीं आता? आप लोगों को लगता है अरे वाह! घर बैठे-बैठे बढ़िया पीपीटी पे पढ़ लो, देख लो, ना ही स्पेलिंग गलत आ रही, नहीं तो वैसे हाथ से लिखते तो कभी कुछ-कुछ वर्ड समझ नहीं आते टीचर के ना। कभी-कभी मैंने अभी आईसीटी मैंने पूरा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है पूरा। आप लोग देखोगे वो क्लासेस तो आपको ऐसे लगेंगी कभी के, पर कोशिश अच्छा की है पढ़ाने की, ऐसी बात नहीं है। और आईसीटी तो आप लोगों को मैंने सुना बहुत पसंद आई है वो क्लासेस। देख लेना भाई जिन्होंने नहीं देखी है अभी तक, ठीक है? बहुत से बच्चे शायद स्टार्ट उसी से कर रहे हैं आईसीटी। फिर आती है इसमें ब्लेंडेड लर्निंग, अभी हमने बात की थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का संयोजन होता है। विद्यार्थी घर पर कंटेंट पढ़ते हैं और कक्षा में इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, कंटेंट दे दिया जाता है, आजकल स्कूलों में होता है बच्चों को कंटेंट दे दिए जाते हैं, पीपीटी भेज दी जाती है, पीडीएफ मम्मी के मोबाइल पर स्कूल में भेज दिए जाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे चले इसको पढ़ के आना, इस पर कल हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आता है फ्लिप्ड क्लासरूम, अर्थात शिक्षक पहले से विद्यार्थियों को घर पर सामग्री देता है, शिक्षक ने स्कूल से एक बुक दी, चलो इसको कल पढ़ के आना और फिर इसको हम कक्षा में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है और चीज़ें आसान होती हैं सीखने के लिए। ठीक है? टीम शिक्षण, टीम टीचिंग क्या होती है? 2 या अधिक शिक्षक मिलकर कक्षा में पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, एक विशेषज्ञता और दृष्टिकोण में विविधता आती है। फिर होता है एक मॉड्यूलर शिक्षण। मैं तेज़-तेज़ पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि ज़्यादा चीज़ नहीं लग रही है समझने वाली, बस नाम है पढ़ लेना। मॉड्यूलर शिक्षा, सिलेबस को छोटे-छोटे मॉड्यूल में बाँट के पढ़ाना, विद्यार्थी अपनी गति से मॉड्यूल पूरा करते हैं, वही और जो पढ़ा उसकी जैसा है, ठीक है? एक और है संगोष्ठी या सेमिनार, मैंने हमने बात समझा ही चुका हूँ संगोष्ठी क्या होता है, सेमिनार यानी कि सेमिनार मेथड। विद्यार्थी किसी विषय पर शोध या तैयारी करके प्रस्तुत करते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। यह विधि स्किल्स, प्रस्तुति क्षमता यानी कि प्रेजेंटेशन एबिलिटी एंड संवाद यानी कि आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है। तो ये तो और भी अभी वही, चलिए थोड़े और देख लेते हैं, विशेष कुछ और योजना है, मुझे लगा खत्म हो गया। एक आती है आपकी मोंटेसरी मेथड, चल हाँ, ये मैं कह रहा हूँ आपको बहुत कोई नहीं पढ़ा पाएगा, किसी किताब में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। मिल जाए तो अच्छी बात है, मेरे अनुभव से तो शायद नहीं मिलना चाहिए, परंतु मिल भी सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और यूजीसी इससे कम प्रश्न पूछे, परंतु प्रश्न अब पूछने लगे यहाँ से। देखिए इसमें क्या लिखा है, मोंटेसरी मेथड क्या होता है? बच्चे अपनी गति से गतिविधि के द्वारा सीखते हैं। शिक्षक वही मार्गदर्शन की भूमिका में रहता है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बच्चे अपनी गति से, ये नहीं कि टीचर को पढ़ाना 1 यूनिट आज करना, 2 यूनिट कल करना, 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस करना, नहीं। बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं, यानी कि बहुत सारी प्लेइंग गतिविधि कराई जाती हैं। बच्चों को आपने देखा होगा छोटे-छोटे स्कूलों में उनको गाना गवाएँगे, बहुत सारी छोटी-छोटी मॉरल चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर आती है एक दल्टन योजना, ये दल्टन प्लान क्या था? विद्यार्थियों को स्वतंत्र कार्य सौंपकर सीखने का अवसर दिया जाता था। इंडिपेंडेंटली आप सीखो, स्वतंत्र रूप से आप सीखते रहो, ठीक है? फिर आता है बेनेट का योजना, ये क्या था सर भैया? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण होता था, हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बेनेट का यूज़ प्लान क्या था? सभी विद्यार्थी होते थे, आप ये चीज़ मानते हो, मैं आपने समझा चुका हूँ, हर एक इंसान की क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं। हमने सब पढ़ा था, एक जब हमने मॉडल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सिंगर होता है उसके लिए अलग क्षमता होती है, पॉलिटिशियन की अलग होती है, उसी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधारित शिक्षा होती है। हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सीखता है। एक आता है खेल आधारित पद्धति, प्ले वे मेथड, वही है अभी खेल-खेल में शिक्षा को देखना है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाने की सबसे प्रभावी पद्धति होती है। ह्यूरिस्टिक विधि, कल समझ चुके हैं इसको अच्छे से। विद्यार्थी स्वयं ट्रायल एंड एरर के द्वारा ज्ञान से सीखते हैं। वही आपने बात की थी जो चिंपांजी वाला एग्ज़ाम्पल में भी यही बात हुई थी ना, ट्रायल एंड एरर मेथड द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं।
तो ये था आज की हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत उम्मीद से आप सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। सॉरी, उम्मीद नहीं कहूँगा, वो गलत शब्द निकल गया। बहुत ही संभावनाओं के साथ आप सबके लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे ना। और कोशिश मेरी यही रहती है आपको बारीक से बारीक चीज़ बहुत ईज़ी वे में समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अन्यथा और कोई दूसरा नोट्स किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसी को कम से कम 10-15 बार पढ़ लो, निकल जाएगा डायरेक्ट। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ मस्ट बी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, इसको लगाना, इसको लगा डाला पीवाईक्यू। कितने साल के? 3 इयर्स के मैक्सिमम बता रहा हूँ। अभी टाइम जितना टाइम है आराम से हो जाएँगे, 60 दिन है, 60 सेट लगा लो आराम से। इसको लगा डाला लाइफ झिंगालाला, सुना होगा ना? ऐड आती थी पहले। बिल्कुल, पीवाईक्यूज़ लगा लीजिए, जेआरएफ कोई नहीं रोक पाएगा और इतना पढ़ लो। तो मिलते हैं कल फिर पुनः नए टॉपिक के साथ, नए अभ्यास प्रश्नों के साथ। अभ्यास प्रश्न तो अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, पर नए-नए बिंदुओं के साथ। तब तक के आप सभी लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। जो 2026 के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही आराम से इसको पढ़ेंगे कि चीज़ को अभी से मल्टीपल रिवीज़न करते चलिए। तो मिलेंगे कल पुनः फिर किसी नए अध्याय, नए टॉपिक। कल देखते हैं कल हम क्या पढ़ेंगे। कल मैं टॉपिक निकाल लूँगा, कल ही बताऊँगा आपको को क्या पढ़ेंगे। और जितना पढ़ाया उसको रिवाइज़ करते रहना, ठीक है? काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब। तो इस उम्मीद में मत रहना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। जो आज पढ़ रहा हूँ उसको रिवीज़न करते रहो। और मैंने ये पता है अभी बहुत से बस सर आप एक साथ पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं इसीलिए नहीं दे रहा एक साथ पीडीएफ, क्योंकि मैं एक साथ दूँगा टाइम लगेगा, मैं क्लास के बाद दूँगा। तब तक क्या करोगे भाई? भजन करोगे क्या बैठ के? अरे आपको अभी तुरंत क्लास के बाद मिल रहा है, इधर पढ़ा है, गरम-गरम है, ताज़ा-ताज़ा, उसका पूरा रिवीज़न करो और मजबूत हो। ये फ़ायदा है तुरंत क्लास नोट मिलने के, ठीक है? तो अब दें आप मुझे जाने की इजाज़त। जय हिंद सभी मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों को। बाय-बाय।